नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। चोरी की कहानियाँ हम अक्सर सुनते रहते हैं, अलग-अलग चोरी की कहानियाँ, अलग-अलग तरीके से की गई चोरी की कहानियाँ। लेकिन आज जिस चोरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस चोरी की वजह से 2 देशों के बीच में जितने भी राजनीतिक संबंध थे, जितने भी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट थे, सब कुछ खत्म हो गया। दोनों देशों ने एक दूसरे का मुंह देखना बंद कर दिया। कोई भी बातचीत नहीं होती थी दोनों देशों के बीच में। सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद। और बल्कि 3-4 सालों तक के लिए नहीं, पूरे 30 सालों तक के लिए ये सिलसिला चलता रहा। 30 सालों के बाद में इस साल जनवरी के अंदर 26 जनवरी को थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सऊदी का दौरा करने आए थे। उस वक्त उन्होंने सऊदी के किंग को कहा कि चलो पुरानी बातों को भूलते हैं, एक बार फिर से दोस्ती की शुरुआत करते हैं। और अब धीरे धीरे उनका संबंध पहले जैसा हो चुका है। लेकिन पूरे 30 सालों तक इस चोरी की वजह से उन्होंने कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं किया, एक दूसरे से अपने सारे संबंध काट लिए। जिस चोरी की कहानी मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ, उस चोरी की वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और उन 6 लोगों को मारने वाला कौन था, ये भी रहस्य, आज तक पता नहीं चला किसने मारा था। हजारों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। उस वक्त जिस वक्त चोरी हुई थी, उस वक्त करीब थाईलैंड के 2 लाख थाई लोग सऊदी के अंदर काम करते थे। सऊदी के किंग ने गुस्सा आकर सभी लोगों का वर्क परमिट कैंसिल कर दिया, वीज़ा जो था वो कैंसिल कर दिया। 2 लाख में से 1,90,000 को वापस थाईलैंड जाना पड़ा, केवल 10,000 वहाँ पर बचे थे। तो खूब सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। साथ में जब इतने सारे लोगों की नौकरी गई, जो भी थाईलैंड के अंदर पैसा जा रहा था सऊदी से, वो पैसा जाना भी बंद हो गया। तो थाईलैंड की इकोनॉमी पर भी काफ़ी असर पड़ा। थाई की एम्बेसी के लोग कम कर दिए गए सऊदी के अंदर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया गया। राजनीतिक संबंध सब फिनिश हो गए। दुनिया इस कहानी को बुलाती है ब्लू डायमंड हिस्ट के नाम से। नीले कलर का वो नायाब हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में थी, अंडे के आकार का 50 कैरेट का हीरा। और ये हीरा आज भी गुमशुदा है। इस हीरे का 30 साल बाद भी पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ पर है। ये आज भी एक रहस्य है। ये कहानी है सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद की। 1989 की बात है। फैद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद उस वक्त ये किंग थे सऊदी के, और इनके बेटे प्रिंस फैजल बिन फैद रियाद में रहते थे। ये अपने महल में, अब इनके पास बेशुमार पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तेल का पैसा था पूरा। अब जितने भी प्रिंस थे, जितने भी प्रिंसेस थी, सभी के पास अपने अलग अलग महल थे। उन महलों में बेशुमार कीमती चीज़ें, जेवर, हीरे, मोती, जवाहरात, सब कुछ। और जितनी भी इनके पास ज्वेलरी थी, ये अपनी सारी ज्वेलरी अपने महल में रखते थे, महल में सजा कर रखते थे। अब सऊदी के कानून आपको पता ही है, वहाँ पर चोरी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके सीधे हाथ काट दिए जाते हैं। कानून वहाँ का बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये जितने भी हीरे जवाहरात सब कुछ को सजा कर रखा जाता था। अब इतना पैसा था, इतना बड़ा महल था, तो वैसी बात है बहुत सारे नौकर चाकर इनके थे जो कि दिन रात प्रिंस की सेवा में लगे रहते थे। अब इन्हीं में से थाईलैंड का भी एक मुलाजिम था जिसका नाम था क्रियान क्राई टिकामोंगा। थाईलैंड में ये लैम्पोंग जगह का रहने वाला था। और 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ये प्रिंस फैज़ की सेवा में जुटा हुआ था। 10 सालों से ये वहाँ पर नौकरी कर रहा था मुलाजिम की। और महल की पूरी साफ सफाई की, गार्डनिंग की, और भी जो काम होते हैं वो उनकी सारी जिम्मेदारी क्रियान क्राई की थी। अब क्रियान क्राई का इसकी वजह से महल की हर एक कोने में एक्सेस था, वो कहीं पर भी जा सकता था, उसको कोई मना नहीं करता। साल 1989 नवंबर का महीना था। प्रिंस फैसल बिन फैद अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने जा रहे थे। ये बात क्रियान क्राई को पता थी कि प्रिंस कुछ दिनों के लिए कंट्री से, सऊदी से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। और बल्कि ये नहीं, क्रियान क्राई को सब कुछ मालूम होता था कि कब कौन सा फैमिली मेम्बर उनका कहाँ जा रहा है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, कब वापस आएगा, कब जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन क्रियान क्राई के पास होती थी। अब क्योंकि क्रियान क्राई साफ सफाई का काम करता था, जो भी कीमती चीज़ें, हीरे जवाहरात जो भी कुछ रखा रहता था, उन सभी की साफ सफाई की जिम्मेदारी क्रियान क्राई की थी। यानी कि क्रियान क्राई वहाँ पर जा सकता था जहाँ पर वो हीरे जवाहरात रखे हुए थे। अब क्रियान क्राई ने सोचा कि कब तक मुलाजिम की नौकरी करते रहेंगे, कब तक साफ सफाई करते रहेंगे, एक बड़ा हाथ मारते हैं और फिर थाईलैंड लेकर जाते हैं। अब बाकी की सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी था
क्योंकि अगर सऊदी में वो पकड़ा गया चोरी करने के बाद में तो आगे की ज़िंदगी नरक बनकर रह जाएगी। लेकिन अब जो लालच था वो डर पर हावी हो गया और किरियान कराई ने पूरा प्लान बना लिया कि वो चोरी करेगा। अब किरियान कराई को ये खोजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि खजाना कहाँ पर रखा हुआ है, सब कुछ सामने था उसके, बस उसको चुरा कर और भागना था। अब जिस कमरे में एक कमरा होता है उसमें सजा कर रखते हैं, जिस कमरे में ये सब सजा कर रखे हुए थे, किरियान कराई उस कमरे में जाता है साफ सफाई के बहाने, वैक्यूम क्लीनर लेकर और एक डस्टबिन लेकर उस कमरे में जाता है। वो थोड़ी बहुत साफ सफाई करता है और फिर उस कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, शाम होती है। जैसे शाम होती है बाकी के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी मुलाजिम थे, सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और जो दरवाज़ा था उस कमरे का जिसमें किरियान कराई छुपा हुआ था बाकी सारे जेवरात के साथ, उस कमरे का भी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब किरियान कराई को जब लगा कि सभी लोग चले गए हैं अपने अपने रूम्स में, तो किरियान कराई ने धीरे धीरे जितने भी जेवर थे, जितने भी गहने थे, जितने भी इयररिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, सब कुछ को चुराना शुरू कर दिया। उसके पास एक डस्टबिन बैग था, उस डस्टबिन बैग में किरियान कराई ने सारा सामान डालना शुरू कर दिया। अब किरियान कराई को ये नहीं पता था कि कौन सा जेवर कीमती है, कौन सा कम कीमती है, क्योंकि वो कोई पेशेवर चोर तो था नहीं, ना ही उसने कोई रेकी की थी। तो वो अपने हिसाब से जितने भी उसको बड़े बड़े गहने दिखाई दिए, उसने सभी गहने डस्टबिन बैग में डालना शुरू कर दिया। और बाद में जब पता चला तो करीब 30 किलो 30 केजी हीरे जवाहरात उसने चुरा लिए थे। अब इसने गहने चुरा तो लिए थे, जहाँ पर गहने रखे हुए थे वहाँ से उसने निकाल तो लिए थे, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि सबसे पहले तो वो महल से इन चीज़ों को बाहर कैसे निकालेगा। अब ऑफकोर्स ये बात है, इतने सारे करोड़ों के हीरे जवाहरात पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी थोड़ी टाइट थी। किरियान कराई को सिक्योरिटी को पास कर कर महल से जितने भी हीरे जवाहरात थे उनको बाहर निकालना था। किरियान कराई ने इसका प्लान पहले से ही सोच रखा था। वो क्या करेगा, जितने भी गहने जवाहरात होंगे उन सभी को एक वैक्यूम क्लीनर के बैग के अंदर डालेगा और उनको कहीं कोने में रख देगा। जब वो चुरा के उसने कहीं कोने में रख दिए। बाद में अब इतना बड़ा घर है, कचरा जब बाहर जाएगा, गाड़ी आती होगी कोई कचरे की, उस वक्त उस कचरे के बाकी कचरे के साथ ही वो जो ये बैग है वैक्यूम क्लीनर वाला जिसमें हीरे जवाहरात हैं, इस बैग को भी बाकी कचरे के साथ बाहर ले जाएगा। अब शाही परिवार कौन कचरे के बैग में हाथ डालकर चेक करेगा कि इसमें क्या है? सिक्योरिटी भी इतना क्यों वक्त जाया करेगी, कौन कचरे में हाथ डालेगा? दूसरा, किरियान कराई कोई नया काम करने वाला तो है नहीं, नया मुलाजिम तो है नहीं, पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो किरियान कराई पर काफ़ी भरोसा भी था। तो वो आराम से, बड़े आराम से उस सामान को, उन हीरे जवाहरात को महल से बाहर निकाल लेता है। जैसा जैसा उसने सोचा था सेम वैसा वैसा ही हुआ। उनको बाहर निकाल कर अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि इसको थाईलैंड में लैम्पोंग उसके घर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसका भी उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि वो शिप के जरिए, पानी के जहाज के जरिए कार्गो भेजेगा। अब पहुंच गया वो कार्गो ऑफिस जहाँ पर कार्गो भेजते हैं। अब वो वैक्यूम क्लीनर के बैग्स को तो डायरेक्टली कार्गो में भेज नहीं सकता था, तो उसने एक डब्बा लिया, डब्बे में जितने भी हीरे जवाहरात थे उसके सभी को पैक किया, कार्गो ऑफिस में अपना एड्रेस लिखाया, कार्गो ऑफिस को जो भी फीस होती है उनकी वो फीस दी। ये सब कुछ कर कर वो महल आ गया। महल में अभी तक किसी को पता नहीं था कि सभी गहनों की चोरी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता नहीं था। जाता था तो केवल प्रिंस जाता था, जो कि इस वक्त और कहीं घूमने गया हुआ था। तो फिलहाल किसी को भी नहीं पता था कि महल में चोरी हो चुकी है। किरियान कराई सारा सामान कार्गो करने के बाद वापस महल लौटता है। अब यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम थी। अब जब जितना भी कार्गो है वो थाईलैंड पहुँचेगा, थाईलैंड पहुँचने के बाद में थाईलैंड के जो कस्टम्स है वो सारे सामान को चेक करेंगे, कहीं भाई ड्रग्स व्रग्स तो और गलत चीज़ें तो नहीं है। तो जब वो चेक करेंगे सारे सामान को, तो वो किरियान कराई के पैकेट को भी चेक करेंगे, और जब वो चेक करेंगे कि इसमें सोना है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। ये इस सब के बारे में किरियान कराई ने सोच रखा था और इसका भी तोड़ उसने निकाल रखा था। उसने कार को शिप करने से पहले जब वो उस डब्बे के अंदर जितने भी वैक्यूम क्लीनर वाले बैग वो डाल रहा था, उसके ऊपर उसने एक थाई कस्टम के लिए लेटर छोड़ा
उस लेटर के अंदर लिखा था कि इस पैकेट में कुछ पोर्नोग्राफी की चीज़ें हैं। थाईलैंड में उस वक्त पोर्नोग्राफी बैन थी, तो ये इनको आप नज़रअंदाज कीजिए और ये रहा आपका नजराना। उसने कुछ रियायत में और उसने कुछ पैसे भी डाल दिए थे उस पैकेट के अंदर, और जैसा जैसा क्रियान क्राई ने सोचा था कुछ कुछ वैसा ही हुआ। थाई कस्टम्स में काफ़ी करप्शन था और इस बात का क्रियान क्राई को पहले से पता भी था, क्योंकि शाही महल में वो काम करता था, प्रिंस के पास बेशुमार पैसा, तो बेशुमार महंगे महंगे गिफ्ट वो कई बार त्योहारों के ऊपर अपने मुलाजिम को देता था। और क्रियान क्राई तो काफ़ी पुराना था, तो क्रियान क्राई को तो वो कई बार गिफ्ट्स देता था। तो जितने भी वो महंगे महंगे गिफ्ट्स होते हैं वो सारे इसी जरिए शिप में कार्गो करके वो थाईलैंड अपने घर पर सारा सामान भेजता था। और इसने ये कई बार कर चुका था, ये एक बार की बात नहीं थी। तो फिर जैसा जैसा क्रियान क्राई ने सोचा था वैसा वैसा सब कुछ हो गया। उसके बाद में अब क्रियान क्राई को आइडिया भी था कि सामान कब तक थाईलैंड पहुंचेगा, क्योंकि उसने पहले भी कई बार सामान बेच चुका था वो। तो वो जब सामान पहुंचने वाला था थाईलैंड में, उससे एक दिन पहले की प्लेन की टिकट बुक कराता है, चुपचाप प्लेन के अंदर जाकर बैठता है और सीधा थाईलैंड पहुंच जाता है। थाईलैंड में पहुंचने के बाद में वो जो पैकेट होता है उसको रिसीव कर लेता है, सब कुछ सही था, पैसे थाई कस्टम ने निकाल लिए थे, और फिर वो पहुंच जाता है अपने घर लैम्पोंग में। अब इतने सारे हीरे जवाहरात, इतने महंगे महंगे, इतनी कीमती, अब एक समस्या ये भी कि इनको बेचेंगे किसको। तो वो एक जौहरी के पास गया। उस जौहरी को जब क्रियान क्राई ने गहने दिखाए तो वो जौहरी भी चौंक उठा, इतने महंगे महंगे, इतने आलीशान। तो ये रिएक्शन जब क्रियान क्राई ने उस जौहरी का देखा तो क्रियान क्राई को पता चल गया था कि अगर ये सारे गहने बेच देगा, ज़्यादा गहने बेचेगा तो ये पकड़ा जाएगा, ये जौहरी किसी ना किसी को बता देगा कि मैं इतने इतने गहने लेकर आया था। तो क्रियान क्राई ने कुछ गहने तो उस जौहरी को बेचे, बाकी के गहने अपने पास रख लिए। ऐसे करके उसने 2-3 अलग अलग जगह अलग अलग जौहरियों को थोड़े बहुत गहने बेच दिए। अब इतने में जो प्रिंस था वो अपना टूर करके घूम कर वापस शाही महल लौटता है। शाही महल लौटने के बाद में जब वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर हीरे जवाहरात रखे हुए थे, और उसकी नज़र पड़ती है उन अलमारियों पर, तो वो देखता है कि काफ़ी सारे गहने गायब हैं। सारे गहने भी गायब नहीं थे, काफ़ी सारे गहने गायब थे। प्रिंस दौड़कर एक चीज़ को ढूंढने में लग जाता है। अब बाकी सारी जितनी भी चीज़ें गायब हुई थी, ब्रेसलेट, नेकलेस, कंगन, इयररिंग्स, महंगी महंगी घड़ियाँ, इन सब की प्रिंस को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी। प्रिंस एक ब्लू डायमंड को ढूंढ रहा था, एक अंडे के आकार का 50 कैरेट का डायमंड। प्रिंस ने खूब ढूंढा लेकिन डायमंड उसको नहीं मिला। बाकी सबकी उसको कोई टेंशन नहीं थी, बस वो डायमंड अगर उसको मिल जाता तो हो सकता था कि ये बात इतनी आगे तक ना बढ़ती, लेकिन प्रिंस को वो डायमंड नहीं मिला। अब वो जितना भी सामान चुराया था क्रियान क्राई ने, उसकी कीमत उस वक्त करीब $20 मिलियन थी। $20 मिलियन। अब अगर $20 मिलियन को आप लैक्स में कन्वर्ट करोगे तो करीब 200 लाख डॉलर, $2 करोड़। और $2 करोड़ को जब आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे 80 के हिसाब से, तो हो जाएंगे अपने 160 करोड़ रुपए। 160 करोड़ रुपए का सोना, हीरे जवाहरात उस दिन क्रियान क्राई ने चुराए थे। तुरंत सऊदी डिप्लोमेट्स के जरिए थाईलैंड की गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे प्रिंस के शाही महल के अंदर से 130 करोड़ का 30 किलो सोना, हीरे जवाहरात, ये सब चोरी हो चुके हैं। अब उस वक्त थाईलैंड के और सऊदी के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, ऊपर से ये शाही महल में प्रिंस के घर में चोरी थी, तो थाईलैंड तुरंत थाईलैंड की पुलिस को इन्फॉर्म करती है, सब कुछ बताती है कि क्राइन क्राई नाम का एक ये मुलाजिम था जो कि हमारे यहाँ पर काम करता था, थाईलैंड का है, गायब है, इसी ने चोरी की है, लैम्पोंग का रहने वाला है। थाईलैंड की पुलिस की एक टीम तुरंत लैम्पोंग पहुँचती है। लैम्पोंग पहुँचने के बाद में वो क्रियान क्राई के घर पहुँचती है और किस्मत से उनको क्रियान क्राई उस घर के अंदर ही मिल जाता है। क्रियान क्राई कहीं भागा नहीं था,
कहीं दूसरी जगह नहीं गया था। वो जहाँ पर उसका एड्रेस था वो खुद अपने घर में ही था। किरण क्राई को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है। थाने लाने के बाद में अदालत में पेश किया जाता है किरण क्राई को। अदालत किरण क्राई को चोरी के मामले में 7 साल की सजा सुनाती है और किरण क्राई को जेल भेज दिया जाता है। कुछ गहने जो थे वो किरण क्राई के पास से ही बरामद हो चुके थे, लेकिन कुछ गहने जो बेच दिए थे किरण क्राई ने, उसके बारे में किरण क्राई ने बताया कि मैंने इस जोहरी को इतने इतने गहने बेचे थे। पुलिस जहाँ जहाँ पर किरण क्राई बताता है वहाँ पर जाती है और जिन जोहरी ने भी ये गहने खरीदे थे उनसे वापस गहने बरामद कर लेती है। जितने भी गहने चोरी हुए थे सभी मिल चुके थे। थाईलैंड गवर्नमेंट को लगा कि मामला अब सुलट गया, सब कुछ ठीक हो गया, चोरी का सारा सामान मिल गया, चोर जेल के अंदर है। थाई गवर्नमेंट कुछ लोगों की एक स्पेशल टीम बनाती है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी थे और उस स्पेशल टीम के हाथों जितना भी सामान था चोरी का, हीरे जवाहरात जितने भी थे, उनको सऊदी शाही महल में पहुंचा देती है, प्रिंस के घर, प्रिंस के महल में। अब जब ये सारा सामान प्रिंस के महल में पहुंचता है, प्रिंस और उसका परिवार सारे सोने जेवरात को चेक करता है और प्रिंस की नज़र तो थी केवल उस ब्लू डायमंड के ऊपर। प्रिंस ने खूब ढूंढा लेकिन उसमें प्रिंस को ब्लू डायमंड नहीं मिला। प्रिंस को झटका लगा, बाकी सारा सामान आ गया, ब्लू डायमंड कहाँ गया जो कि सबसे बेशकीमती था। उसके बाद ने प्रिंस ने और उसके फैमिलीज ने उन सारे गहनों को गौर से देखा तो पता चला कि उसमें से 80% गहने नकली थे। 80% गहने नकली थे। असली गहने रख लिए, नकली गहने पैकेट में डालकर भेज दिए। प्रिंस को बड़ा गुस्सा आया, किंग को बड़ा गुस्सा आया और यहीं से जो थाईलैंड और सऊदी के बीच की दूरियां बननी शुरू हो गई। सऊदी के किंग ने फिर से कांटेक्ट किया थाई गवर्नमेंट को। डिप्लोमेट्स ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आपने नकली गहने डालकर भेज दिए, क्या बावला बना रहे हो, क्या बुद्धू बना रहे हो। थाईलैंड गवर्नमेंट को भी शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सभी गहने बरामद कर लिए थे और वैसे के वैसे आपको भेज दिए, फिर भी हम चेक करते हैं। थाईलैंड गवर्नमेंट चेक करती है, लेकिन सऊदी के जो किंग थे वो उस टाइम तक काफ़ी नाराज़ हो चुके थे। उन्होंने उस वक्त जितने भी थाई के लोग सऊदी में काम कर रहे थे, करीब 2 लाख लोग उस वक्त सऊदी में काम कर रहे थे थाईलैंड के, उन सभी लोगों का वर्क परमिट जो वीज़ा होता है वो कैंसिल कर दिया। उनको मजबूरन वापस थाईलैंड जाना पड़ा और करीब 10,000 लोग बच गए थे। 1,90,000 लोगों को वापस थाईलैंड जाना पड़ा। अब जब ये वापस गए, सऊदी से थाईलैंड में पैसा गया नहीं, काफ़ी बेरोजगारी आई, थाईलैंड की इकोनॉमी डाउन जाने लगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे थाईलैंड के और सऊदी के बीच में, उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। राजनीतिक जितने भी संबंध थे उनको सबको ख़त्म कर दिया। बाद में जो सऊदी में थाईलैंड के एम्बेसी के जो लोग काम करते थे उनको कम कर दिया, जो थाईलैंड में काम करते थे सऊदी के उनको वापस बुला लिया। सारा एक तरह से 2 देशों के बीच से कनेक्शन कट हो चुका था। अब यहीं पर ये जितना भी जो भी मामला चल रहा था, ये थाईलैंड की मीडिया सारा रिपोर्ट कर रही थी, सारा कवर कर रही थी। जब चोरी हुई इसको भी रिपोर्ट किया, थाईलैंड का लोग है, पकड़ा गया, सारा सोना वापस भेज दिया। उसके बाद में सब लोगों को पता था कि कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है। बाद में अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एक दिन एक फ़ोटो छपती है। उस फोटो के अंदर थाई के, बैंकॉक के बड़े बड़े अफसर, पुलिस ऑफिसर, बाकी सभी ऊंचे पदों वाले लोग पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी के अंदर जो भी इन लोगों की जो वाइफ थी, जो भी बेटी वगैरह थी, जितने भी फीमेल मेंबर्स थे, उन्होंने शाही जेवर पहन रखे थे। किसी ने शाही नेकलेस पहन रखा था, कंगन पहन रखा था और अक्सर ऐसा पहनते नहीं है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के जो गहने होते हैं, जो नेकलेस ब्रेसलेट होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, सऊदी के अलग टाइप के होते हैं। तो जब लोगों ने देखा तो लोगों को थोड़ा शक हुआ कि ये ऐसी चीज़ें कहाँ से लाए हैं। बाद में जब लोगों ने उसको गौर से देखा तो उनको पता चला कि ये तो वही गहने हैं जो कि चोरी हुए थे सऊदी से, प्रिंस के महल से। अब ये बात सऊदी के प्रिंस तक पहुंची, महल तक पहुंची। महल में प्रिंस ने देखा, प्रिंस को पता चल गया ये तो उन्हीं के गहने, सेम गहने। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि दोनों सेम बनाए हों, दोनों ने सेम गहने बनाए हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बैंकॉक में तो ऐसा
ऐसे गहने बनते ही नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट थी थाईलैंड की, जो पुलिस थी, उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई। अब सऊदी के जो किंग थे उनको पता चल गया था, प्रिंस को पता चल गया था कि जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है वो तो कुछ नहीं करने वाली है, जो भी करना पड़ेगा, जो भी उस गुमशुदा नीले हीरे की तलाश करनी है वो इन सबको ही करना पड़ेगा। बाद में सऊदी के किंग ने वहाँ पर थाईलैंड के अंदर सऊदी के 2 डिप्लोमेट्स काम करते थे, और भी काम करते थे, उनमें से 2 डिप्लोमेट्स उनको कहा कि तुम जाओ, और वीज़ा सेक्शन के थे वो, और उनको कहा कि तुम जाओ और उस तलाश करो नायाब हीरे की वो कहाँ पर है, और ये इन गहनों के बारे में जानकारी लो कि ये कहाँ के हैं, क्या इसने चुराए हैं, इनके हैं, सब कुछ की तलाश के लिए उन 2 डिप्लोमेट्स को सऊदी के किंग ने भेजा। अब वो एक दो दिन उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, बाद में तीसरे दिन की लगभग बात है, दूसरे तीसरे दिन की, ये दोनों डिप्लोमेट्स किसी एक से मिलने जा रहे थे कहीं इस हीरे की तलाश के, हीरे की जानकारी के लिए। इतने में बीच सड़क में इनकी गाड़ी रुकाई जाती है, दोनों को बीच सड़क में गोली मारकर मार दिया जाता है। बाद में जिससे ये मिलने जा रहे थे दोनों, जो हत्यारे थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जिससे मिलने जा रहे थे उसको भी मार देते हैं। यहाँ पर एक दिन में सीधे 3 लोगों की लाशें गिर जाती है, और इनको किसने मारा, क्यों मारा, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है हीरे के लिए मारा होगा, लेकिन किसने मारा इसका आज तक पता नहीं चला। ये बात आज भी रहस्य है। 2 डिप्लोमेट्स भी मारे गए थे सऊदी के, सऊदी और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। बाद में सऊदी के किंग के एक बहुत ही करीबी बिजनेसमैन मोहम्मद अल रुयली, सऊदी में बिजनेसमैन है, ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है। किंग ने मोहम्मद अल रुयली को कहा कि आप वहाँ पर जाइए और रिसर्च कीजिए, पता कीजिए कि ये ब्लू डायमंड गया तो गया कहाँ। जाते हैं बैंकॉक, 3 दिन इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, इधर उधर घूम रहे थे। फिर एक दिन अचानक, 3 दिन उन्होंने काम किया, चौथे दिन ये अचानक से गायब हो गए। ना इनसे कांटेक्ट हो रहा था, ना इनकी कहीं पर कोई लाश मिली, ना कोई बॉडी मिली, कुछ नहीं मिला, कोई अता पता नहीं। और इनको मान लिया जाता है कि इनको मार दिया गया था। तो ये चौथी मौत थी। सऊदी और थाई गवर्नमेंट और ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं। अब थाई गवर्नमेंट को धीरे धीरे लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। थाईलैंड ने एक कमेटी बिठाई, वहाँ पर एक स्पेशल फिर से टीम बनाई गई पुलिस ऑफिसर्स की, और उस टीम को एक स्पेशल टास्क दिया गया कि तुमको इस हीरे को खोजना है और बाकी के जितने भी गहने हैं उनको खोजना है। बाद में जो गहने निकली गए हैं वो कैसे गए, इनके बारे में तलाश करनी है। एक स्पेशल टीम बनाती है। जो चीफ थे इस कमेटी के, वो जाते हैं सबसे पहले क्रियान कराई के पास, जो कि जेल में बंद था। क्रियान कराई से पूछताछ होती है कि तुमने किस किस को गहने बेचे थे। बाद में क्रियान कराई ने एक बैंकॉक का रहने वाला बड़ा जौहरी था, सबसे बड़ा, उस जौहरी को भी कुछ गहने बेचे थे, और उस जौहरी से पुलिस ने अभी तक गहने बरामद नहीं किए थे। तो हो सकता है जो गायब ब्लू डायमंड है, जो कि मिल नहीं रहा है, वो हो सकता है क्रियान कराई ने उसी को बेचा हो। अब पुलिस को एक लीड मिली थी कि हो सकता है इस जौहरी के पास बाकी के गहने, बाकी के हीरे वगैरह हों। तो पुलिस बाद में पहुंचती है उस जौहरी के पास। लेकिन जब पुलिस जा ही रही थी उस जौहरी से मिलने, उससे पूछताछ करने, उससे पहले एक मर्सिडीज कार में 2 लाशें मिलती हैं, और वो लाशें और किन्हीं बल्कि जो जौहरी था उसके बीवी और बच्चे की थी। दोनों को गाड़ी में मार कर डाल दिया जाता है। अब एक लीड थी, एक लास्ट की उम्मीद थी, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी हीरे मिलने की। अब पुलिस ने इसको बताया कि इसका हीरो से कोई कनेक्शन नहीं है, एक ट्रक वाले ने इस गाड़ी को ठोका और इनकी गाड़ी में मौत हो गई। पुलिस ने ऐसा कहकर जो केस था उसको क्लोज कर दिया। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पता चला कि इनकी किसी ट्रक से भिड़ने से कोई मौत नहीं हुई है, इनको पहले मारा गया था, उसी के बाद इनको गाड़ी में बिठाया गया था। पुलिस ने यहाँ पर झूठा कुछ भी कहकर केस को क्लोज कर दिया। अब जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वहाँ का, पुलिस का, उसको अदालत में पेश किया जाता है झूठे केस में कि भाई झूठ में तुमने जो भी आपको लगा मन गढ़ंत कहानी आपने लिखी और केस को बंद कर दिया जल्दी से जल्दी। तो इस जुर्म में जो अदालत है उस चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। चैलोर खैदिस नाम था उसका। 20 साल वो जेल में रहते हैं, अपनी सारी सज़ा काटते हैं। अब जो जेवर
थे वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। वो जेवर आज तक नहीं मिले, वो जेवर आज भी गायब है। जो जेवर थाई गवर्नमेंट को मिले थे वो जेवर प्रिंस को भेज दिए महल में। बाकी के जो असली जेवर थे, जो नायाब हीरा था, वो आज तक नहीं मिला। अब जो कहानियाँ इस बीच बनकर आई वो ये कहती हैं कि और इसका सबूत भी एक हमने देखा, वो कहानियाँ ये कहती हैं कि बैंकॉक की पुलिस ने जब वो हीरे जवाहरात पकड़े थे तो वहाँ पर बैंकॉक की पुलिस का मन खराब हो गया। उन्होंने एक तरकीब लगाई। जिस जोहरी से उन्होंने ये गहने बरामद किए थे, उस जोहरी को बैंकॉक की पुलिस ने बोला कि आप ऐसे ही गहने नकली एक एक सेट सबके बना दीजिए। उन जोहरी ने सभी गहनों के एक एक नकली सेट बनाकर बैंकॉक पुलिस को दे दिए और बाद में बैंकॉक पुलिस ने असली गहने अपने पास रख लिए, आपस में बांट लिए, बीवी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए। और बाकी के जितने भी नकली जेवर थे वो रॉयल फैमिली को सऊदी वापस भेज दिए और ये पुलिस के पास ही हैं ये गहने। और बाकी बात रही उस नायाब ब्लू डायमंड की। वो ब्लू डायमंड बैंकॉक की एक सबसे बड़ी फैमिली, सबसे रॉयल फैमिली उसके पास है और ये आज भी उसके पास है, लेकिन किसी के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उनके पास है। और ये गहने भी पुलिस के पास है, इनका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है उस एक तस्वीर के अलावा। और ये गहने वही हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। आखिरकार में ये बात आती है कि सब कुछ हुआ, लेकिन किसी भी चीज़ का अंत में कोई सबूत नहीं है। अब 30 साल तक मनमुटाव चलता रहा दोनों देशों के बीच में। इसी साल 26 जनवरी 2022 को जो बैंकॉक के प्राइम मिनिस्टर थे वो सऊदी में दौरा करने आते हैं। दौरे के दौरान वो सऊदी के किंग की तरफ एक फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ ब्लू डायमंड गहने जवाहर उसको भूल जाओ, जो हुआ सो हो गया। फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और अब इनके धीरे धीरे पहले जैसे रिश्ते फिर से होने लग गए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राजनीतिक संबंध, फिर से लोग थाईलैंड से सऊदी में आ रहे हैं काम करने। लेकिन 30 सालों तक इनका कनेक्शन कट रहा। और क्रियान क्राई की बात करते हैं तो क्रियान क्राई ने 2016 तक जेल में रहा। वो 2016 तक जेल में बंद था। जब वो 2016 के अंदर जेल से बाहर निकला तो उसे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती की थी और इस गलती को वो कभी नहीं भूलने वाला था। और ये गलती करने के बाद में अब उसने भिक्षु बनने का फैसला किया। बाकायदा भिक्षु बनने की जो भी रस्म, जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो उसने की और 2016 में वो भिक्षु बन गया। छोटी मोटी खेती करता, मजदूरी करता, अपनी फैमिली का पेट भरता। जो भी किया उसको बड़ा दुख था। और जो भी कोई बात करता चोरी के बारे में उससे, तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहता था उस पास्ट को जो उसने काम किए थे। वो ज़िंदगी भर अब जो इसने गलती की है उसकी सज़ा काटता रहेगा एक भिक्षु के रूप में। और क्रियान क्राई ने यह भी बताया कि जब वो जेल में बंद था तो उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं उसको पुलिस मार ना दे। उसे लग रहा था कि पुलिस उसे मार कर अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बता देगी और जेवर अपने पास रख लेगी। लेकिन ऐसा कुछ किस्मत से क्रियान क्राई के साथ हुआ नहीं। वो 2016 में सेफली जेल से बाहर निकल कर आ गया। ये थी कहानी एक नायाब हीरे की जो कि आज तक नहीं मिला। 6 लाशों की 6 मौत। किसने की मौत, किसने कत्ल किया, आज तक नहीं पता चला। हजारों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, बहुत सारा नुकसान हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, एक पुलिस अफसर को उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन लास्ट में अब जाकर सब कुछ सही होने लग गया है। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी, ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर आपकी कोई सजेशन है वो भी कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।